हेलो। हेलो। हाँ, क्या आवाज़ आ रही है? हेलो विजय, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? ओके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम, आदाब। अ, सबसे पहले इस वर्चुअल स्पेस में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आहंग एवं उसकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। तो मैं ये जो आज का विषय हमें दिया गया है वो है हिंदी के रंगमंच में लोक का समावेश। इस लोक का समावेश में मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस लोक में मूलतः मैंने मगही लोक को लिया है। मगही लोक इसलिए क्योंकि मेरा संबंध मगही क्षेत्र से रहा है। जी हाँ, तो इसी बहाने मैं अपना परिचय करवा देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रदीप रंगकर्मी है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। नवादा जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है भट्टागढ़। आ, मेरी पैदाइश उसी गांव में हुई। 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ पूरी करने के बाद आ, मैं दिल्ली आ गया और उसके बाद की पूरी पढ़ाई यानी पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने फिर दिल्ली में की। तो सबसे पहले मैं जो विषय है वो मगही लोक फिर हिंदी रंगमंच में लोक का जो समावेश है उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ मेरा गांव चलना होगा। वो इसलिए क्योंकि जो लोक का एक कॉन्सेप्ट जो मेरे मन में एक बना, एक जो धारणा बनी, एक तरह से जो एक व्यापकता मुझे मिली है वो मेरे यहाँ मेरे गांव में उसकी व्यापकता मुझे मिली। आ, होता ये था मेरे गांव में अभी भी अब तो खैर लगभग नहीं के बराबर, लेकिन पहले सरस्वती पूजा फिर पूजा महोत्सवों में लक्ष्मी पूजा या फिर दुर्गा पूजा इस तरह के महोत्सवों में नौटंकी कराने की बहुत लंबी परंपरा मेरे गांव में भी नौटंकी की परंपरा थी। और बाहर की टोली आती थी, नौटंकी करती थी और वो चली जाती थी। हम लोग बाल मन पे ऐसा असर होता था उस वक्त नौटंकी देखने के बाद कि हम उसका नकल करना फिर एकदम से नहीं भूलते। तो हम लोगों ने क्या किया कि नौटंकी जब टीम चली जाती थी तो हम लोग उसका नकल उतारते थे। नकल उतारना और कहीं गोदान में, कहीं दालान में, कहीं घर के पीछे कुछ बच्चे इकट्ठे होते और उसी अंदाज में उसी बातचीत में हम उसका नकल उतारते। एक दिन क्या हुआ कि गांव के बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों की नज़र हम पे गई, हम लोगों पे। और उन्होंने ये कहा कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इन्हीं बच्चों के माध्यम से, बजाय इसके कि बाहर की टीम आए, हम इनके माध्यम से ही नौटंकी जो है वो हम करवाएं। दिक्कत ये हुई कि नौटंकी तो ठीक है करवाएंगे, लेकिन सिखाने वाला कौन हो। तो उन दिनों नौटंकी टीम के साथ में एक पंडित जी हुआ करते थे जिन्हें हम लोग पदारत जी बोलते थे। वो साथ में घूमते थे। उनका काम था जोकर का काम करना, भांड का काम करना। वो लोगों को हंसाते थे, बीच में कॉमिक पेश करते थे। लौंडा नाच होता था उसमें आते थे और उस तरह के कॉमिक पेश करते थे। लेकिन उनका गला, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि अभी भी मैं उसे रिकॉल करता हूँ तो जैसे लगता है कि वो एकदम से जहन में उतरने लगता है। वो उनका गला, उनकी आवाज़। तो उनसे बोला गया, उनसे मशवरा किया गया कि आप पदारत जी, आप इन बच्चों को क्या आप सिखा पाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 महीने, सरस्वती पूजा से ठीक 2 महीने पहले उनको बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप इन बच्चों को तालीम दीजिए। वो तैयार हुए तालीम देने के लिए। पहली जो नौटंकी थी वो था सत्यवादी हरिश्चंद्र।
तब मेरी उम्र 9 वर्ष रही होगी, 8.5-9 वर्ष का मैं रहा हूँगा। मैं भी वहाँ पे जाकर उस मंडली में इकट्ठा होता था, बैठता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। पंडित जी के मन में एक दिन चुहल सूझी, उन्होंने कहा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र में एक भूमिका, एक रोल जो है तुम्हें भी करना है। तो मैंने कहा कौन सा पंडित जी? उन्होंने कहा तुम्हारा जो रोल होगा वो होगा नक्षत्रा का। मैं ठीक है। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र का मंचन होने जा रहा है, मुझे मेरा रोल डिसाइड हो गया और मुझे जो है विश्वामित्र मुनि का शिष्य बनना था। मैं मंच के पीछे ग्रीन रूम में खड़ा हूँ और पंडित जी स्वयं ही विश्वामित्र बने हुए थे। तो उन्होंने मंच से आवाज़ लगाई, अरे नक्षत्रा कहाँ ही? तो मैंने कहा कि हम दूध पी रही हो बाबा। तो कौन ची दूध पी रही? तो बकरी के दूध पी रही हो। अरे मर्दे आओ जल्दी, जाए के है काशी। उन्होंने मेरा डायलॉग एक्चुअली एकदम से टिपिकल मगही में रखा। पता नहीं क्यों, क्या उनके मन में सूझा, क्या मैं हिंदी, एक्चुअली उस वक्त भी नौटंकी में मगही या फिर जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता था, हिंदी पे ज़्यादा जोर था। क्योंकि आप जानते हैं कि नौटंकी का जो उद्भव है, दो घराना खास करके हाथरस और कानपुरी शैली के जो नौटंकी रही है वही हावी रही पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो हिंदी का जो है वो उस तरीके से, अगर हम संगीत में हम प्रस्तुति हो रही है तो वार्ता बोलते समय भी हम हिंदी ही बोलते थे, शुद्ध हिंदी। लेकिन पंडित जी के मन में आया कि नहीं, हम इनका जो पर्टिकुलर नक्षत्रा का जो पार्ट है वो हमें मगही में बोलना है। तो उन्होंने मुझे ये बनाया कि एक कंबल लपेट कर पूरा वो मेरे कंधे से क्रॉस लटकाया और पूरे शरीर पे भभूत लगाया उन्होंने। सबसे पहले 8-9 साल की उम्र में पूरा भभूत लगाकर कंबल मतलब एक तरह से शिष्य का जो है झोला रूपी कंबल टांगता हुआ मैं मंच पे एकदम से हाजिर हुआ। लोगों में जो है इतनी हंसी फूटी एकदम से। तो उन्होंने मुझे क्या रोल दिया था, उन्होंने कहा था कि जब ये लोग जाएं, सत्यवादी हरिश्चंद्र हों, तारा उनकी पत्नी और बेटा रोहित, तो तुम्हें एक गाना गाना है। वो गाना मुझे उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने समझाया कि कैसे गाना है, और मैंने जो है वो गाना शुरू किया ठेठ मगही में ही, वो भी था एकदम उसी एक्सेंट में। अरे हरिचंद्रा ठहर जा जरा, अरे हरिचंद्रा ठहर जा जरा, रानी मोरा पैरा दबाबे, रानी मोरा पैरा दबाबे, तूरे हरिया पहरा देना, यह ना आवे कोई आन, अरे हरिचंद्रा ठहर जा जरा, अरे हरिचंद्रा ठहर जा जरा। अब आप सोचिए कि ये जैसे ही मैंने गाया, लोगों में ऐसे ठहाके इतने ज़्यादा, वो मतलब एक तरह से चैतन्य हो गए पूरी तरह से। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन लोगों ने जो इतना, मतलब अमूमन गांव के लोग काया भी होते हैं पैसे के मामले में, उन्होंने वहाँ से उठ कर के मेरे लिए, उन्होंने उस पर्टिकुलर भूमिका के लिए कुछ पैसे भी उन लोगों ने दिए। बड़ा एकदम उस समय आह्लादित करने वाला वो वक्त था, और वो ऐसा दृश्य था कि वो फिर मैं कभी भूला नहीं। और नौटंकी से जो मेरा संबंध सत्यवादी हरिश्चंद्र से बना, वो लगातार उन दिनों चलता रहा। जब तक मैं 10वीं क्लास में था, मतलब 10वीं दर्जा में पढ़ रहा था, तब तक मैं नौटंकी करता रहा। 4-5 सालों तक तो लगातार किया ही, क्योंकि 14-15 साल की उम्र तक मैं नौटंकी क्या वहाँ करता रहा। जब दिल्ली आ गया तो मेरी दिक्कत बढ़ गई। दिक्कत ये बढ़ी कि अब मैं नौटंकी कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब नौटंकी होती नहीं थी। तब मैंने किसी तरीके से जुगाड़ किया कि सरस्वती पूजा अमूमन जनवरी अंत में या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है वो सरस्वती पूजा मनाई जाती है। तो मैं किसी तरह से बहाना करके मैं चला जाता था वहाँ पे गांव में नौटंकी करने के लिए। 2-3 साल तक बहुत किया। क्यों किया, क्या था वो, वजह क्या थी? एक तो लोक मेरे अंदर ऐसा रचा बसा था, और वो जो वाद्य यंत्र है नौटंकी का, अगर आपने देखा होगा तो एक तो ढोलक, हारमोनियम और नगाड़ा, जिसे हम कहीं कहीं नकारा भी बोला जाता है, उसकी आवाज़ अगर आप सुने, और आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो बहुत बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है उसकी आवाज़। और वो अंदर ही अंदर ऐसा कंपन पैदा करता है कि जैसे लग रहा है कि आपको घर में अगर सोए हो तो आप जहाँ सोए हो वहाँ उठ करके आप स्वतः ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब उस तरीके से ना करके नौटंकी करना। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसे जो एक थिएटर का जो एक रंगमंच का जो एक आधारभूत
जो एक ढांचा निर्माण हुआ उन दिनों दिमाग के मानसिक स्तर पे, एक तो पंडित जी थे, पदारा जी, जिन्होंने सिखाया। दूसरा ये कि हम लोगों ने ही सारा कुछ मंच की हम व्यवस्था करते थे। जैसे अगर मंच बनाना होता था तो और लोगों के घर से जाकर चौकी उठाकर लाना, फिर वो उसे एक कटिंग लगाने के लिए हम बांस का प्रयोग करते थे, बाम्बू हाट का प्रयोग करते थे, वो भी गांव में ही होता था। उसको हम लोग सारे बच्चे इकट्ठे होकर के काटते थे। उसमें हम लोग मतलब किसी भी तरीके से मिनिमाइज होकर के, बहुत कम से कम खर्च हो, वो हम किया करते थे। ये हमारा चलता रहा दिल्ली आने के बाद भी। कमोबेश बीए में मतलब 12th से लेकर के बीए तक की पढ़ाई अगर तो देखा जाए तो 5 वर्षों में 2-3 साल तो मैं वहाँ गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम मतलब वहाँ जाना छूटता गया। क्यों छूटता गया? उसकी वजह ये थी कि एक तो समय नहीं मिल पा रहा था, और दूसरा ये कि जो हमारे जैसे और भी अन्य कलाकार थे, बाल कलाकार, जैसे मैं दिल्ली आ गया उसी तरीके से वो लोग भी कहीं दूर दूर निकल गए। अब सरस्वती पूजा में हम सबका असेंबल होना, एक जगह इकट्ठा होना सचमुच दुरूह कार्य हो गया। वजह एक तो पढ़ाई की वजह से भी कुछ लोग निकले, और कुछ लोगों की मजबूरी भी थी, उन्हें पेट पालना था, ये भी ज़रूरतें उन्हें पूरी करनी थी, इस वजह से उन्हें निकलना पड़ा। रंगमंच मेरा छूट गया एकदम से, वो हिस्सा एकदम से निकल गया, नौटंकी का पूरा हिस्सा निकल गया। तब हम उसके बाद हमने एमए साउथ कैंपस में एडमिशन लिया, और उसके बाद एमए अंतिम वर्ष में हम लोग थे। उस वक्त ये योजना बनी कि शेखर जोशी जी आ रहे हैं और उनकी कहानी जो है दाजू कमी है, दाजू का मंचन होना है, तो क्या हो। तो हम लोगों को वो भूमिका हम लोगों को दी गई कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग दाजू कहानी का मंचन कीजिए। करना कब है? तो ठीक 3 या 4 दिनों के बाद हमें वो मंचन करना था, क्योंकि शेखर जोशी बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना समय निकाला था और वो साउथ कैंपस आ रहे थे। उसी दौरान उस समय डॉक्टर जयदेव तनेजा भी हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे। आधे अधूरे वो हम लोग को, मोहन राकेश को उन्होंने ही पढ़ाया हमें, आधे अधूरे की क्लास उन्होंने ही ली। तो ये तय किया गया कि अभी जो 3-4 दिन है वो जयदेव तनेजा आएंगे और इन बच्चों को जो है बाल कलाकारों को सिखाएंगे, और वो नाटक जो है तैयार हो जाएगा। हम लोग जहाँ रिहर्सल कर रहे थे एमए अंतिम वर्ष के, जहाँ पे हम लोग क्लासेज हमारी लगती थी, उसी कमरे में बेंच पीछे खिसका कर हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। जयदेव तनेजा सर आए, बैठे, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग रिहर्सल कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। हम लोग रिहर्सल शुरू किया। अच्छा, उसमें चूँकि अभी हाथ में स्क्रिप्ट ही आई थी तो किसी को रोल याद नहीं था, तो मैंने कहा कि पद्म तुम्हारा ये रोल तुम्हारा है, तुम बोलो। पद्म ने कहा कि नहीं नहीं ये पीयूष का रोल है, पीयूष बोलेगा। पीयूष ने कहा कि नहीं नहीं ये जो है प्रवीण का रोल है, प्रवीण बोलेगा। वो सुनते रहे, एक टक उस तरीके से सुनते रहे। उन्होंने एकदम से पूछा, अच्छा ये बताओ कि ये मंचन कब होगा? तो मैंने कहा सर ये 2 दिन के बाद ही होना है सर। अच्छा ठीक है, आप लोग कीजिए, 2 दिन के बाद आप लोग मंचन कीजिए। और वो उठ करके वहाँ से निकल लिए। हमें बड़ा अजीब लगा कि सर ने एक शब्द भी नहीं बोला, तो हम तो समझ गए थे कि हमारी बेवकूफ़ी जो है उनको अच्छी लगी नहीं, और वो उठकर चले गए। बावजूद इसके हम लोग लगे रहे, चलो किसी तरीके से रोल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब कुछ हुआ। और वो नाटक वो क्या था, कहानी बहुत छोटी सी कहानी है। माना जाता है शेखर जोशी जी ने पहली कहानी उन्होंने लिखी दाजी के रूप में। उसमें एक आदमी है जगदीश, जो कि पहाड़ के हैं, और किसी वजह से मानसिक तनाव की वजह से वो जो है कहीं उनका दिल नहीं लग रहा, तो वो किसी कैफेटेरिया में जाकर वो बैठते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा लड़का काम करता है जिसका नाम मदन है। मदन की भूमिका मैंने की थी, जगदीश पद्म विजय द्विवेदी था, उसने उसकी भूमिका निभाई थी। तो उस वक्त चूँकि वो अनमने से थे, तो ऐसे ही बातचीत करने के लिहाज से उस लड़के से जो कैफ़े में काम कर रहा है जिसका नाम मदन है, जगदीश बाबू ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा जी मदन। कहाँ के रहने वाले हो? तो डोटियालगंज। अब डोटियालगंज का नाम सुनते ही जगदीश बाबू ने कहा अरे मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ, पास का ही गाँव का हूँ मैं भी। अब ये लड़का एकदम से गाँव का है, उसे लगने लगा कि जब ये मेरे गाँव के हैं तो कोई संबंध तो इनसे बनना ही चाहिए। तब वो याद करता, रिकॉल करता, क्या मैं इन्हें बोलूँ? ईजा बोलता है नहीं, माँ तो कैसे बोल सकता हूँ, दीदी नहीं, भूली नहीं, दाजियो। तो दाजियो को लेकर के एकदम से उसके मन में आता है कि हाँ दाजियो हम बोल सकते हैं। अब वो क्या किया कि वो जगदीश बाबू जब तक परेशान रहे उस कैफ़े में आते रहे, और वो दाजियो चाय दे दूँ, दाजियो बिस्किट दे दूँ, दाजियो ये करूँ, और वो आराम से सब कुछ करते रहे। 2-3 दिनों के बाद
जगदीश बाबू की स्थिति में, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है और वो एकदम से, वो जब चैतन्य स्वस्थ होते हैं तो जैसे ही लड़का मदन जब दाजू बोलना शुरू करता है तो एकदम से बरस पड़ते हैं, तुम मुझे दाजू बोलोगे, तुम मुझे बोलोगे दाजू, और इतना बोल करके वो निकल लेते हैं वहाँ से, कैफेटेरिया से। ये है गांव और शहर का फ़र्क, जहाँ पे आत्मीयता और उससे दूर लेकर जाना, ये जगदीश बाबू के माध्यम से मदन ने सीखा। अब मदन क्या कि वो कैफेटेरिया में कोने में बैठ करके रोने लगा, बहुत रोता है। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो कहानी ख़त्म होती है कि इस शहर में मेरा कोई नहीं है, ना कोई माँ है ना ही कोई पिता है, इस शहर में मैं अकेला हूँ। शेखर जोशी थे, वो बहुत तल्लीन होकर के देखते रहे। उन्हें ये कहानी इतनी पसंद आई कि जो गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया था, वो गुलदस्ता उन्होंने, जो मदन जिसका रोल मैंने किया था, उन्होंने लिखा प्रिय मदन के लिए, और वो गुलदस्ता उन्होंने हमें दिया। ये फ़ोटो आप पीछे देख रहे होंगे मेरे सर के ऊपर, तो वो शेखर जोशी हैं, और वो उसके साथ में जो मैं गुलदस्ता ले रहा हूँ वो मैं हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए इतना विस्तार से मैंने बताया क्योंकि यहाँ से पहली बार अब मुझे लगने लगा कि एक स्पेस मुझे मिल रहा है रंगमंच के लिए। अब यहाँ से कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है फिर भी मेरे मन में कुछ नहीं था। सब कुछ एकदम से खाली खाली सा हो रहा था। तब तक मेरा एमए भी हो गया, अब कुछ हो नहीं रहा था, एमए भी हो चुका। इस बीच डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर, गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर के यहाँ भी जाना आना हो रहा था। उन्होंने एक दिन अचानक कहा कि प्रदीप, ऐसा है कि हिंदी भवन में हबीब तनवीर साहब आ रहे हैं, तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें हबीब साहब से मिलवा दूंगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि हबीब साहब से मिलने का मौका मुझे मिल रहा था। एकदम से मैं कुलांचे भरने लगा। गुरुजी साथ में थे और मैं हिंदी भवन पहुंचा। हम लोग गए वहाँ पे। हबीब साहब आगे की बेंच पे बैठे हुए थे, गुरुजी भी साथ में बैठे, मैं पीछे की बेंच में जाकर बैठ गया। भाषण था, कुछ कार्यक्रम था जिसमें वो आए हुए थे। मुझे बिल्कुल ठीक से याद नहीं कि वो क्या कार्यक्रम था। मेरी पूरी एनर्जी जो है हबीब साहब से मिलने में एकदम से तल्लीन थी कि मैं जाकर के मिलूँगा, कैसे मिलूँगा, क्या होगा। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो गुरुजी उठे और उन्होंने जो है हबीब साहब से कहा कि हबीब साहब, ये हैं प्रदीप, और ये जो है अभिनय में इनकी रुचि है, आप इनके लिए भी कुछ देखिए अगर हो सकता है तो उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा, और उस देखने में क्या था, मैं आज भी मतलब जैसे लगता है कि मुझे देख रहे हूँ, मतलब वो इमेज मेरे आंखों में खूब गया है एकदम पूरी तरह से। बैठे हुए थे, उन्होंने इस तरीके से देखा। अच्छा, हाथ में सिगार, वो जैसे कि उनकी आदत थी। उन्होंने कहा कि अभी जो है अगले महीने से ही देहरादून में 1 महीने का जो है वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं, तो आप जो है मुझे फ़ोन कर लीजिएगा और फिर हमारी बातचीत हो जाएगी। बस इतना ही। मैं एकदम से खुश निकला वहाँ से बाहर। तो एक अगले महीने आने में एक सप्ताह का समय था। तब तक मैं गुरुजी से मिला। उन्होंने कहा कि तुमने फ़ोन किया हबीब साहब को? तो मैंने कहा सर फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा। पता नहीं क्यों मन में एक हिचक सी हो रही थी कि मैं उन्हें कैसे फ़ोन करूँ, क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन करते ही मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं प्रदीप बोल रहा हूँ और वो हिंदी भवन में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सर साथ में थे। अच्छा, कौन? जो पोएट और जो क्रिटिक हैं? मैंने कहा हाँ। तो ऐसा है कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मेरे पीए हैं, इनसे बात कर लीजिए। सारा जो है देहरादून का वो वर्कशॉप का यही देख रहे हैं, 1 महीने का वर्कशॉप है, यही देख रहे हैं, इनसे आप बात कर लीजिए। अब उन्होंने नंबर तो दे दिया, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की ही नहीं। उसकी वजह क्या थी? जब भी मैं मिलता रहा गुरुजी से, वही पूछते रहे कि तुमने बात की? मैंने कहा सर हाँ कर लूँगा, मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि 1 महीने का वर्कशॉप था, वहाँ पे कार्यशाला थी और मुझे वहाँ पे रहना था, कार्यशाला थी, कैसे रह पाऊँगा? मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं गुरुजी को बताना नहीं चाहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। 1 महीने की बात बहुत बहुत लंबा समय था मेरे लिए, और ना तो गुरुजी को पता चल पाया कि क्यों नहीं जा पा रहा है, और वो पूछते रह गए, मैं टालता गया। उन्हें पता चला कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें ऐसा आभास हुआ, लेकिन बात वैसी थी नहीं, मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं नहीं गया। वो इंसिडेंट, वो वाक़या एकदम से अंदर ही अंदर आज भी जब मैं याद करता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि चलो ये एक बड़ा अवसर था जो कि मैं मिस कर गया। उसके बाद हम लोग एमफिल में आए। एमफिल भी साउथ कैंपस से हमने की, साथ में हिमकर, निरुपम, नीलाम्बुज, हम लोगों का बैच था। वेद प्रकाश जो अभी जीतू जापान में है,
ये सब हम साथ में हम लोगों ने जो है, हम लोग एमफिल हम कर रहे थे, उन्हीं दोनों जो है एक योजना बनी फिर से नाटक करने की। तो हिमकर ने कहा कि मैं डिप्टी कलेक्ट्री करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, करते हैं हम लोग डिप्टी कलेक्ट्री। तो वो फिर से एक शुरुआत हुई वहाँ पे। एमफिल में आने के बाद हिमकर के निर्देशन में ही डिप्टी कलेक्ट्री का मंचन हुआ। मेरी भूमिका सूत्रधार की थी और बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई और काफ़ी सराहा गया उस प्रस्तुति को। उसके बाद इस प्रस्तुति के ठीक बाद जो है, चूँकि टीम बन गई थी, सब लोग आ गए थे, तो मैंने फिर अमरकांत की कहानी हत्यारे को उठाया। अब ये मेरे पास एकदम से मौका आया। वो जो लोक कहीं सोया हुआ था मेरे अंदर, उस लोक ने एकदम से कुलांचे भरना शुरू किया। जैसे ही मैंने हत्यारे लिया तो उसमें एकदम से लगा कि क्या इसमें किया जाना चाहिए, लेकिन एक संकोच भी था। देखिए, मैं संकोच क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मगही भाषा भाषी के लोग संकोची ही होते हैं अपने भाषा के प्रति। और ख़ास करके अगर हम भोजपुरी और मैथिली के सापेक्ष में बात करें तो मगही भाषी लोग मुँह दुब्बर होते हैं। वो बहुत खुल करके बात नहीं करेंगे। दो मगही भाषा भाषी के लोग मिलेंगे भी तो वो खुलकर मगही में बात नहीं करते। भोजपुरी में ऐसी बात नहीं है, मैथिली में ऐसी बात नहीं है, लेकिन मगही में है। वो संकोच मेरे अंदर भी था कि मैं इसमें, तो मैंने एक बीच का रास्ता मुझे निकालना पड़ा। मैंने कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ मैंने नहीं की, लेकिन उसका शिल्प, जो प्रदर्शन शिल्प है, उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ी तब्दीली की। और उसमें हल्का सा जो नाटक शुरू हो रहा है, एक हमने झूमर रखा। मैंने नहीं बताया कि ये झूमर जो है वो क्या है, वो किस भाषा का है। मैंने ऐसे ही लिखा और मैंने कहा कि इसमें एक झूमर हम देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या क्या झूमर होगा। तो मैंने उन्हें फिर बताया, सत्ता के खेल रामा बरी हो कठोर, पागल भे गए ले लोग। सत्ता के खेल रामा बड़ी हो कठोर, पागल भे गए ले लोग। पागल भे गए ले लोग, पागल भे गए ले लोग, पागल भे गए ले लोग। सत्ता के खेल रामा बड़ी हो कठोर, पागल भे गए ले लोग। कोई देखे आजू बाजू, कोई देखे पिछुआ, कोई देखे आजू बाजू, कोई देखे पिछुआ। कोई बैठे कुर्सी पे, सबको दे झकझोर, पागल भे गए ले लोग। सत्ता के खेल रामा बड़ी हो कठोर, पागल भे गए ले लोग। अब ये झूमर हमने डाला तो लोगों को पसंद आया वहाँ पे जो हमारे कलाकार थे। लेकिन मेरी जो एक तरह से आशंका थी कि मंचन में लोग कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, वो मुझे देखना था। मंचन जब इसका हुआ तो लोगों ने एकदम से हाथों हाथ लिया कि नहीं, ये बड़ा अच्छा सा था, क्या था ये, किस भाषा का था। तो मैंने एकदम से, मुझे थोड़ा विश्वास आया अंदर से कि नहीं, ये मगही का था। और इस तरीके से हमने इसमें, तो वो एक तरह से वो जो झूमर है, छोटा सा झूमर जो हमने मगही में डाला, उससे एक विश्वास पैदा हुआ। लोगों में एक कन्वे भी हुआ कि ये भाषा तो बड़ी प्यारी सी है। और जिसे के बारे में अमूमन ये कहा जाता है मगही के बारे में कि रे वाली भाषा है, बहुत मतलब थोड़ी सी कर्कश भाषा है, बहुत ही वो वाली भाषा नहीं है इसमें। लेकिन इस लय में उनको एकदम से लगा, बहुत अपील किया ये गाना। उसके बाद फिर हमने, जब मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ा तो हमने अब लखा बुआ को उठाया। लखा बुआ गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के स्मृति आख्यान नंगा तलाई के गाँव पर आधारित नाटक है। अब लखा बुआ में एक दृश्य है झगड़े का। उसमें दो महिला आपस में झगड़ती भी हैं। लखा बुआ की कहानी ये है कि गांव की ही है, बिस्कोहर की ही है, रहने वाली है, लेकिन वो नगर बधू है। उनकी शादी होती है, गांव वाले भी मारकर भगाते हैं। बड़ा अजीब सा सामंती समाज था उस वक्त। तो सारा कुछ उस तरह से क्या होता था कि कुछ भी उनकी शादी होने नहीं दी गई। फाइनली उनको जो है गांव में ही रहना पड़ा। लेकिन गांव के ही एक ब्राह्मण थे गौरी शंकर महाराज, उनसे उनकी जो है वो याराना हो जाता, वो शादी भी कर लेते हैं और उनके यहाँ जाकर बस जाते हैं। गौरी शंकर महाराज फिर फौज में भर्ती होते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि उन्हें पीने की बहुत गंदी आदत लग जाती है और वो पीने लगते हैं, बेहिसाब पीने लगते हैं। और पता चलता है कि एक दिन उनकी डेथ हो गई। क्या डेथ के क्या कारण थे, क्या नहीं थे, अभी बिल्कुल उसमें खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि किसी ने मारकर उनको फेंक दिया। और लेकिन ये हुआ था कि वो इस बीच फौज में भर्ती हुए थे। फौज में भर्ती होने की वजह से था कि सरकार की तरफ से उनको 30 बीघे ज़मीन दी गई थी। अब चूंकि गांव जमींदारों का था, सामंतों का था, तो उसमें ये हुआ कि उनकी ज़मीन जो है, एक ज़मींदार बाबू थे, उन्होंने हड़प ली।
ये पूरी कहानी है उनकी। और लखा बुआ फिर से पान की दुकान पे बैठने लगती हैं। तो झगड़े वाले दृश्य में झगड़ा डालना था, उसमें रखना था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि इसमें सर एक दृश्य जो है झगड़े का भी है, मतलब झगड़ा होता है उसे दिखाना चाहते हैं, तो आपने तो अवधि में लिखा है, कैसे होगा, आप लिख कर मुझे दे दो, तब मैं उसमें जा कर के करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम लिख सकते हो तो तुम ही लिख लो। मैंने कहा कि सर मैं लिख तो सकता हूँ, लेकिन मैं मगही में लिखूँगा, अवधि में तो मैं नहीं लिख सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मगही में लिखो। तो मगही में मैंने झगड़ा लिखा, दो औरतें कैसे झगड़ा करती हैं, वो पूरा एकदम जिस सर मगही का लेकर गया। मैं बहुत ही डरते हुए मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि ये है पूरा स्क्रिप्ट मगही में जो झगड़े का है। वो बहुत खुश हुए। तो खुश हुए तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरा मन रखने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो झगड़े में क्या था, मैं ये भी आपको मैं एक बार नमूने के तौर पे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि झगड़े में कैसे दो औरतें झगड़ा कर रही हैं। होता क्या है कि एक जो लखा की माँ डुडुआइन और उसके ठीक सामने गोसाइन का घर है, दोनों आपस में जो है अमूमन वो झगड़ा करती रहती हैं और वो झगड़ा लंबा, मतलब दिन भर तक वो झगड़ा होता है और उसके बाद शाम को आता है, मतलब शाम होती है तो झगड़ा ख़त्म होता है। एक दिन जो है गोसाइन अपने घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उनके घर के सामने किसी ने टट्टी कर रखी है। अब उनका गुस्सा जो है एकदम से सातवें आसमान पर होता है और वो झगड़ा करना, गाली देना शुरू करती हैं, एकदम ठीक गांव के उसमें एक्सेंट में। अगे बैठ खाओ कि तोर बेटा मरब भतार मलब पिल्लू पड़ो रांड कहीं की, ये भिनसारा में हमरे द्वार पर टट्टी, दिद्दा में तनी को शर्म न है, निठेरी मैयों के राम राम। अब उधर से डुडवाइन घर से बाहर से निकलती हैं और कहती हैं, ए गोसाइन तनी मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो मारवो हड़ीवा से कि मुंह काला हो जितो, बेट खोकी होवर तू, बेटा तोर मरतो सतभत्री। तो ये बोलती है, सतभत्री हम ही है गे, देखी ना अगुआ में खड़ा हो, पूरे गांव के रखेल हो रखेल, अब तो पान के दुकान खोलल जा रहा, देखते रह जीमा, हाथ मलते रह जीमा, एकरा कोई लेकर भाग जीतो। अब वो पान की दुकान लखा के बारे में बोला गया तो डुडवाइन कहती हैं कि दूरो दूरो छिछियाही मैयो, तोरे नियन के हम सबके घरे में बोलवो ही है गे, अगे रांडी हमर बेटिया तो सुंदर है गे सुंदर, तो सब ओकर गोड़ चाटो है, तो अपन कानी की देखनी है गे कानी की, ओकरा तो कुतवो ने पूछतो। अब इस तरीके से वो आपस में झगड़ा करती हैं। अब वो वक्त भी आया जब उसका फाइनल अंतिम मंचन होना था साउथ कैंपस एसपी जैन ऑडिटोरियम में ही, और सब कुछ हुआ, सब कुछ। अब जैसे ही ये दृश्य आया, झगड़ने वाला दृश्य, उसमें लोगों ने एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा हंसी उनके चेहरे पे, बड़े मज़े, और बहुत अच्छा लगा वो कुल मिलाकर। जब प्रदर्शन होने के बाद उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाषा कौन सी थी, दर्शक एकदम से आने शुरू हुए कि और बोलने लगे कि ये कमाल का है, ये जो झगड़ा आपने दिखाया कौन सी भाषा का है। तो मैंने उनसे कहा ये मगही भाषा है। मगही है, कमाल, इतना बढ़िया, ये तो कमाल लग ही नहीं रहा था। अच्छा, मेरे मन में ये डर था उस समय, जो काम वो जो दो औरतों जो झगड़ा करती हैं उनमें एक भारती शर्मा थी, प्योर दिलहाइट, एक लड़की और थी शालिनी, शायद शालिनी नागर, वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। दिल्ली के रहने वाली लड़कियां, और इस तरीके से उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया, लग ही नहीं रहा था कि वो दिल्ली की हैं, वो मगध क्षेत्र की नहीं है, मगध की नहीं है। वो मान कर चल रहे थे कि ये टोटल मतलब पूरी तरह से जो है बिहार की हैं, और वो जो भाषा है वो पूरा जो है मगही। वो जो एक तरह से जो प्रदर्शन हुआ और उससे जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, वो लगा कि नहीं, लोक में इतनी ताकत है, और इस तरीके से लोक एकदम से सामने आ रहा था। ये एक घटना, ऐसी घटना है जो अंदर कहीं ना कहीं लोक के प्रति और भी समर्पण का भाव मेरे अंदर पैदा किया। उसके बाद हमने फिर से एक नाटक साउथ कैंपस में तो नहीं किया, साउथ कैंपस से हम वहाँ से आने के बाद अब अगला पड़ाव हमारा नॉर्थ कैंपस का था। नॉर्थ के बाद तब हम एमफिल हम कर चुके थे और पीएचडी की लाइन में हम लगे हुए थे कि कहीं पीएचडी में एडमिशन हो जाए। उसी दौरान जो है मेरी मुलाकात एमए के दौरान ही हो गई थी। अनिरुद्ध कुमार सुधांशु और विपुल पचौरी, हम लोग सब साथ में ही रहते थे वहीं क्रिश्चियन कॉलोनी में। और तो एक योजना ये बनी कि हम क्यों ना एक थिएटर ग्रुप बनाएं। तो ये विचार आया डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु के मन में कि हमें एक थिएटर ग्रुप बनाना चाहिए। तो क्या ग्रुप होना चाहिए? तो ग्रुप ये हो कि गवाह द विटनेस। चलो ठीक है जी, गवाह द विटनेस बन गया। रातों रात हमने पोस्टर भी लगवाया, सब जगह जा जाकर आर्ट फैकल्टी और जो भी कैंपस के कॉलेजेस थे उनकी दीवारों पे जाकर के गवाह द विटनेस, इस तरीके से हमने किया। उसमें गवाह द विटनेस की पहली प्रस्तुति थी महाराजा शेख चिल्ली।
महाराजा शेख चिल्ली में ये जो निर्देशन हुआ डॉक्टर ये विपुल पचौरी ने किया, उन्होंने किया महाराजा शेख चिल्ली का। और जो लीड रोल में थे अभी श्रद्धानंद कॉलेज में जो है सुधांशु जी, उनका था लीड रोल, और भी बहुत सारे लोग थे उसमें, और काफ़ी सराहा गया नाटक। इस नाटक का एक प्रदर्शन एसपी जॉन ऑडिटोरियम में भी हुआ, साउथ कैंपस में भी हुआ। उसके बाद फिर से विपुल पचौरी के ही निर्देशन में गवाह द विटनेस की दूसरी प्रस्तुति हुई, बाकी इतिहास। ये भी विपुल पचौरी ने ही किया, इसका भी निर्देशन उन्होंने ही किया, ये भी काफ़ी सराहा गया। अब बारी मेरी थी, तो मैंने चूँकि साउथ कैंपस से निकलने के बाद नॉर्थ कैंपस में आना, बिल्कुल नया क्राउड, सब कुछ नया था। फिर मन में एक हिचक मेरे मन में, और भाषा के प्रति, और उस तरह से मेरे मन में वो फिर से आई। तो अनिरुद्ध भाई ने कहा कि प्रदीप जी ऐसा करते हैं कि आप अंधा युग कीजिए। चलो ठीक है, बैठे हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमने अंधा युग किया। अंधा युग का मंचन हुआ कॉन्वोकेशन हॉल, आर्ट फैकल्टी के सामने, ठीक सामने जो है फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी के अंदर घुसते ही एक कॉन्वोकेशन हॉल, बहुत बड़ा हॉल है, अब तो खैर बंद कर दिया गया। तकरीबन 1000 से ऊपर लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है वो। तो अंधा युग का मंचन उसी में हुआ। यहाँ पे हमें अंधा युग में, तो अंधा युग रचना ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो खैर देती नहीं प्रयोग करने की। हाँ, आप उसे आप बदल सकते हैं, उसका थोड़ा सा स्पेस और उसका जो है लोकेशन जो है आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डायलॉग के स्तर पे आप फिर संवाद के स्तर पे जो है आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ उसमें नहीं कर सकते। लेकिन एक छूट थी हमें कि हमने जो कथा गायन है उसमें अंधा युग में, तो उसे हमने फोक टोन उसका दिया, हमने फोक टोन दिया, इट मीन्स कि मगही टोन हमने रखा, चला वो किसी तरीके से। उसके बाद जो है लगभग उसमें वो जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पे तकरीबन 1100 लोग रहे होंगे, दैनिक जागरण में उसकी कवरेज भी आई। लेकिन मेरा मन लगा असल जो है उसके बाद महाराजा कठपुतली सिंह, रामविलास शर्मा का नाटक है महाराजा कठपुतली सिंह, और रामविलास शर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है कार्यक्रम हर एक वर्ष होता था मार्च के महीने में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शर्मा जी के उसमें आप सम्मान में एक नाटक भी कीजिए, आप लोग कर रहे हैं तो लगातार। तो हम लोग तैयार हो गए, उनके नाटक बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को पढ़ कर। तो इसमें हमें जो है वो मौका मिला पूरी तरह से। रामविलास शर्मा के नाटक में एकदम से पूरा ग्रामीण परिवेश है वो, और महाराजा कठपुतली सिंह जैसा कि नाम है, एकदम से व्यंग है इसमें सत्ता के प्रति और उसके प्रतिष्ठानों के प्रति। लेकिन मेरा फोकस था कि यहाँ पे अब कैसे जो मगही लोग हैं उसको कैसे हम इंटरप्रेट करें। तो उसमें क्या होता है कि 2 किसान आते हैं शुरू में। उस किसान का क्या था कि वो आते हैं और वो कुछ गाते हुए मंच पर आ रहे हैं, वो बहुत त्रस्त हैं, उनके सारा जो है वो जो राजा है क्षेत्र का सामंत है, उन बहुत शोषक है, और वो उनको जो है बहुत ज़्यादा छूट देता नहीं, मतलब उस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये किया कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है महराई गाने की, महराई जिसको चनैनी भी बोलते हैं, लोरिकाइन भी बोलते हैं, उस तरीके से। तो हमने कुछ पंक्तियाँ वहाँ से उठाई, और मतलब मैंने खुद लिखा, और उसमें जो है लय उसका वहाँ पे ध्यान में रखा। उसमें बोल ये था, जो 2 किसान आ रहे हैं गाते हुए, वो गाते हुए क्या आते हैं, लूटी गेले घरवा दुवरवा गे मैया, लूटी गेले घरवा दुवरवा हो उड़ी गेले घर के मचनिया गे मैया, उड़ी गेले घर के मचनिया हो राम, करवे जे करवे करंतिया गे मैया, करवे जे करवे करंतिया हो राम। ये उसमें बड़ा ही
चैलेंजिंग था। अब वो दोनों ही, एक तो एक पहला किसान जो बना वो दिवाकर सिंह था, वही दिवाकर जो अभी इरादा फिल्म में अरशद वारसी के साथ काम किया है और अभी मुंबई में है और लगातार वो काम कर रहा है। एक वो था, एक अतुल, उन दोनों ने मिलकर के किसान की भूमिका निभाई। दोनों का, हालांकि दिवाकर तो फिर भी मिथिला क्षेत्र से आता है, बिहार का उसका कुछ उसकी एक्सेंट में वो टच था, लेकिन अब ये अतुल एकदम बिल्कुल दिल्ली का रहने वाला। अब ये जब हमने दिया तो डरते हुए कि पहली बार मैं दे रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये किया और बहुत अच्छे से निभाया उसको और ठीक से उन्होंने गाया। जब ये मंचन त्रिवेणी सभागार में इसका हुआ तो दर्शकों ने इसको हाथों हाथ लिया, मतलब इस गाने को, इस टोन को पसंद किया कि ये क्या था। तो हमने उनको बताया कि इसको हम लोग महराई बोलते हैं, हो सकता है चनैनी भी हो। तो काफ़ी इसको सराहा गया, काफ़ी पसंद हुआ। जो स्थिति साउथ कैंपस में मेरे साथ हत्यारे करने के बाद पैदा हुई थी, वो नॉर्थ कैंपस में भी, जैसे हत्यारे के बाद हमने लखा बुआ उठाया, क्योंकि हत्यारे में हमने एक जो झूमर दिया लोगों मगही का, अब यहाँ पे हमने एक महराई या फिर चनैनी जो हमने डाला इसमें महाराज कठपुतली सिंह में, तो मेरा एक मनोबल बढ़ा, मैंने फिर से लखा बुआ उठाया। लखा बुआ उठाने की एक वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि एक एक्सप्लोर जो होना चाहिए, एक जो विस्तार होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आज भी एक मन में है कि भाषा के प्रति जो एक तरह से हिकारत का भाव है, मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि वो बहुत 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 मुश्किल होता है सामना कर पाना, क्योंकि एक भाषा का मरने से एक संस्कृति का मरना है, एक संस्कृति के मरने से वहाँ के आसपास का सारा जनजीवन का मरना है, और ये मगही के साथ में हमेशा होता रहा। मैं इसमें बहुत वो उस तरीके से नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। तो वो मैंने फिर से लखा बुआ का, फिर से दूसरी बार लखा बुआ का मंचन हमने सोचा और वहाँ पे हमने फिर से करने के लिए फिर से टीम हमारी बनी हुई थी। तो इसमें लखा बुआ में इस बार जो दो झगड़ने वाली महिला थी वो फिर से दिल्ली वाली थी। एक तो हमारी मित्र नीरू सिंह और दूसरा सुगंधा श्रीवास्तव। सुगंधा बिहार की रहने वाली थी, नीरू तो बिल्कुल बिहार से कोई मतलब नहीं, दूर दूर का संबंध नहीं, वो दिल्ली की रहने वाली हैं। और बाद में हालांकि उनका बहुत ज़्यादा उन्हें नाराज़गी भी झेलनी पड़ी उनकी मुझे, कि हुआ ये था कि अनूप थापा जो ही मुंबई में है, फिल्म भी बना रहा है, बॉलीवुड में है, उसे जिम्मा ही दिया गया था कि आप जो है कैमरामैन को आप बोलेंगे, आप रिकॉर्डिंग का सारा जिम्मा आपके ऊपर। अच्छा, जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आए तब तक वो वाला झगड़े वाला जो सीन था उसी में कॉन्वोकेशन हॉल में भी हमने किया, जिसमें हमने अंधा युग किया था, वो सीन तब तक निकल चुका था। जब वो पूरी सीडी बनकर आई तो उन्होंने देखा बहुत ही चाव से कि मेरा दृश्य कहाँ पे, और झगड़े वाले दृश्य में वो गायब थी। तो काफ़ी सुनना पड़ा मुझे कि आप जो है इस तरीके से, लेकिन वो हो जाता है कई बार। तो उसमें हुआ ये कि उस झगड़े वाले दृश्य में जब ये रिहर्सल करती तो शुरू में दिलहाइट वाला जो दिल्ली का जो एक टोन है पूरा शुद्ध हिंदी का, वो एकदम से निकल कर आता था। मैं इन लोगों को कहता था कि आप सिर्फ स्क्रिप्ट याद कीजिए और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। फाइनली अंत में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ इसका। और ख़ास करके जो झगड़ने वाला दृश्य है जहाँ पे ये लोग आती हैं और झगड़ा करती हैं, डुडुआइन और गोसाइन, वो फिर वहाँ पे लोगों ने सराहा। और यही वजह है कि इसका दूसरा मंचन उसी समय मिरांडा हाउस में भी हुआ। लखा बुआ की प्रसिद्धि थी कि उन्होंने जो है फिर से कहा कि नहीं, हम इसका मंचन मिरांडा हाउस में भी करना चाहते हैं। तो मिरांडा हाउस जो थिएटर सोसाइटी है उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमने जाकर वहाँ पे मिरांडा हाउस में इसका दूसरा मंचन हमने किया। इसके बाद जो है नॉर्थ कैंपस में ही रहते हुए एक नाटक हम अंधा युग, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मंचन फिर से त्रिवेणी में होना था और फिर से रामविलास शर्मा फाउंडेशन की तरफ से होना था। अब ये उन्होंने कहा कि आप अंधेर नगरी कीजिए। अब इसमें मेरी दिक्कत ये थी कि अब अंधेर नगरी करूं तो क्या है कैसे है, तो बहुत माथापच्ची करने के बाद हमने एक जो है वो बीच का रास्ता निकल कर आया, जो बाजार वाला दृश्य है हमने उसको जो है प्योरली वो लोक लय में हमने रखा। उसमें एक बाजार के दृश्य में एक मगही भाषा भाषी के भी एक है जो बाजार में अपना सामान बेच रहा है। राजा मैं स्वयं था तो इसलिए वो भी मगही एक्सेंट में ही मेरा सारा कुछ चल रहा था। मैं जानबूझ करके मगही एक्सेंट में अपने को रखना मैंने पसंद किया। और वो कहीं ना कहीं वो फिर एक होता है ना कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हों, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हों, देख रहे हों, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी आने लगता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें और निकल कर आएँ। अंधेर नगरी में भी ये वाला प्रयोग मेरा सफल रहा और लोगों ने काफ़ी सराहा भी कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस रूप में भी सामने चीज़ें आ रही हैं।
लेकिन इसी बीच हमें पीएचडी में एडमिशन मुझे मिल गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में, और हमें नॉर्थ कैंपस छोड़ना पड़ा। मुझे नौकरी भी मिल गई थी इस बीच, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में मुझे जो है वो आना पड़ा, और तब तक जो है चूँकि वहाँ से मुझे साउथ दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। एक बार फिर से थिएटर बंद काफ़ी समय तक। अब क्या किया जाए, थिएटर तो बंद, चूँकि नॉर्थ कैंपस में जो किया सो किया। उसके बाद जो है वो काफ़ी समय तक रुका रहा। थिएटर एकदम से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक था कि क्या करूं, मैं क्या करना चाहिए, मतलब ये तो चलेगा नहीं इस तरह से, मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ हो नहीं पा रहा, रंगमंच बिल्कुल रुका हुआ है। तो हमने एक बीच का रास्ता यही निकाला कि तब तक मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो गया था, तो उसमें ये था कि आप जो है छुट्टी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। पैसे तो आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे ऑफिस से, आप अपना जेआरएफ आप उठा सकते हैं। ये मौका मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका मेरे लिए आया, और 1 साल की छुट्टी मैंने ले ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली। और उस बीच मैंने फिर से एक नाटक किया, प्रेमचंद की कहानी उठाई, बड़े भाई साहब, चूँकि एकदम से गैप हो गया था। इस बीच हालांकि ये हुआ कि पीएचडी के दौरान जो है वो मेरा काम जो है भारत रंग महोत्सव पे है, तो नाटक देखना उसका सिलसिला चलता रहा। दूसरा ये है कि इसी दौरान जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से थिएटर अप्रिसिएशन का भी कोर्स किया, तो वो मतलब प्रैक्टिकली बहुत एक्टिवली तो मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन ये है कि देखने और सुनने का सिलसिला जारी था, वो मैंने बंद नहीं होने दिया। मुझे लगा कि ये बंद होगा तो सब गड़बड़ होगा। और इसी दौरान क्या हुआ कि पीएचडी के दौरान ही, चूँकि भारंगम का एक विषय के कारण, मुझे एनएसडी की वीडियो लाइब्रेरी भी देखने सुनने का मौका मिला, और वहाँ पे बैठकर हमने काफ़ी नाटक देखे। जो भारत रंग महोत्सव में जो हिंदी के मूल नाटक थे उसका हमने वहाँ पे काफ़ी नाटक हमने देखा वहाँ पे मैंने बैठकर। तो एक तरह से वहाँ से भी जो है, और जब मैं एनएसडी जाता था उस कैंपस को देखता था, वहाँ डीआर अंकुर जी आ रहे हैं, वहाँ पे अनुराधा कपूर आ रही हैं, वहाँ पे शांतनु बोस हैं, वहाँ पे अभिलाष पिल्लई, सब ये लोग आपस में वहाँ पे दिखते रहते थे, उनकी प्रस्तुतियाँ मैं देखता रहता था। एक मैंने अचानक महसूस किया कि नाटक मैंने बंद तो कर दिया, मैं खुद तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर फिर से एक नाटक जो है पैदा होने लग गया था कि इनके नाटक में इनका जो शिल्प है, एक जो प्रदर्शन का शिल्प है, वो क्या है, कहाँ से अप्रोच इनका क्या है, ये कैसे उठाते हैं नाटक को, क्या कर कहाँ से रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट उठा रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। उन्हीं दिनों जो है वो मैं उनका नाम देखिए एकदम से भूल गया, मतलब जितने भी बड़े लोग थे, प्रसन्ना, वो भी वहाँ पे थे, और वो एकदम से उनकी भी प्रस्तुतियाँ वहाँ लगातार चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं एनएसडी क्या हूँ। चूँकि एनएसडी में थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स करने के बाद एकदम से एक परिचय एकदम लगाव से पैदा हुआ, और फिर नाटक देखने के दौरान एक तो वीडियो लाइब्रेरी, ऊपर से लाइव परफॉर्मेंस भी देखने के बाद एकदम से लगने लगा था कि मैं भी कहीं ना कहीं एनएसडी का ही स्टूडेंट हूँ, और मुझे यहाँ से बहुत कुछ जो है मुझे मिल रहा था उस दौरान। और जब मैंने 1 साल की छुट्टी ली तो मैंने फिर बड़े भाई साहब उठाया, और वो तो अंदर का कीड़ा जो है कुलबुला रहा था। तो बड़े भाई साहब उठाने के बाद साउथ कैंपस को फिर से मैंने वो बनाया अपना। एक हिमकर लगातार नाटक कर रहे थे उन दिनों भी, तो हिमकर से मैंने कहा कि हिमकर यार, ये जो है अभी छुट्टी मैंने ली है 1 साल की, तो करते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा कीजिए, आप जो करना चाहें कीजिए, कलाकार तो है ही आपके पास, ये जो आहंग में कर रहे हैं जुड़े हुए हैं, ये आपके साथ काम करेंगे। तो मैंने बहुत दिनों से मेरे मन में ये चाह थी कि बड़े भाई साहब का मंचन होना चाहिए, तो बड़े भाई साहब जो है वो हमने उठाया। बड़े भाई साहब में वेद प्रकाश जीतू जो अभी जापान में है वो था, चंदन कश्यप जो अभी गोवा से उसने पीएचडी की है वो था, एक लड़का धर्मेंद्र था, ये 3 लोग थे, और एक नरेंद्र सिंह था जिसकी पिछली बार हिमकर ने भी काफ़ी तारीफ की, काफ़ी अच्छा। तो बड़े भाई साहब जीतू को बनाया गया, नरेंद्र छोटा भाई था। और उसमें हमने जो है, चूँकि हमारा थिएटर मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में तो कोई सारी बात आ नहीं रही थी, लोग क्या करना ये है, लेकिन वो कहानी अपने आप में एकदम से पूरा लोक ही है कि एक गांव से आया हुआ 2 भाई है, आपस में रह रहे हैं, और किस तरीके से आगे पीछे बड़ी अजीब सी शिल्प है, बहुत सपाट शिल्प है, लेकिन वो कहानी इतनी रोचक है कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करें तो आप पूरा ख़त्म किए बगैर नहीं रहेंगे। तो वो हुआ कि बड़े भाई साहब का मंचन हमने वहाँ पे किया। तो एक शुरुआत फिर से हमने की, लेकिन वो बहुत चला नहीं, क्योंकि फिर से मुझे 1 साल के बाद मुझे फिर ऑफिस आना पड़ा। अब क्या किया जाए, तो अब हुआ ये कि
लगा रहा। उसी दौरान जो है ऑफिस में मेरे एक मित्र बने कमल किशोर आचार्य, वो वो भी, उन्होंने भी साहित्य में उनकी रुचि है और वो भी थिएटर में उनकी रुचि थी। उनसे मेरी बातचीत होती थी तो कहता था कि हाँ मैं थिएटर तो करता हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे, उन्हीं दौरान चूँकि मेरी पीएचडी अवार्ड हुई थी तो उन लोगों को पता भी चला कि पीएचडी अवार्ड हो गई है, 2016 की बात है ये। तो मैं गांव आया हुआ था, कमल किशोर जी का फ़ोन आया कि अरे सर यहाँ पे जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटिशन होता है, तो क्यों नहीं हम लोग भी एक नाटक करें। तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। मैं गांव से लौट कर आया और जो है वो एक नाटक हमने उठाया, डिप्टी कलेक्ट्री। कुछ बिना किसी तैयारी के, चूँकि एकदम से जनवरी में उसका मंचन होना था, फरवरी में मंचन होना था, मैं दिसंबर सेकेंड वीक में मैं गांव से लौटा था और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, 1 महीने से ऊपर का समय रहा होगा। तो मैंने कहा बिना किसी माथापच्ची के, चूँकि मैंने सूत्रधार का रोल भी किया हुआ था, डिप्टी कलेक्ट्री कहानी पढ़ी हुई थी, मैंने फिर से उस कहानी को पढ़ना शुरू किया, एक नया स्क्रिप्ट हमने बनाया और उसके बाद हमने जो है उन कलाकारों के साथ, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा कि जिन्हें बोला जाता है मिनिस्ट्री में रहते हुए कि बहुत ही मतलब नॉन क्रिएटिव प्लेस है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे सरकारी लोग हैं और ये बिल्कुल भी रुचि इनकी नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो कलाकार जो निकल कर सामने आए, जिनमें श्री अनुपम सर थे, कपिल यादव, भविष्य, कमल जी तो थे ही, वसुधा बस्सी मैडम थीं, सुमित सिद्धू, सुमित सोनी, ये सब कला, महेश कुमार, ये सारे कलाकार, रविशेखर और रोशन कुमार मिश्रा, ये सब निकल कर आए। कोई अलग अलग सेक्शन में सब काम कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमने कॉल किया, एक मीटिंग हमने बुलाई कि अच्छा, मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं क्या कहूँगा इनके साथ, ये चूँकि एकदम से ऑफिस वाले एटमोसफेयर में काम कर रहे हैं 24 आवर, इनका माइंडसेट उसी तरह का बना हुआ है, मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैंने एक मीटिंग बुलाई और मैंने उनसे कहा कि इस तरह का है, और कमल जी साथ में थे, उन्होंने जो है सबको मोटिवेट किया और असेंबल होने के लिए कहा कि हम लोग यहाँ पे असेंबल होते हैं। वहाँ पे हम लोग जब मिले तो सबके मन में संदेह था कि कैसे नाटक करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये था कि मैंने उनसे कहा कि देखिए इस तरह से रहा है, मैंने पिछले दिनों भी, कई साल पहले से भी मैं नाटक कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए। तो सबका पहला ही मतलब जवाब ये था कि हम तो नाटक कभी हमने किया ही नहीं और हम कैसे कर सकते हैं नाटक, हमसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं आता ये बात आप दिमाग से निकालिए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो आप जुड़िए। तो उसमें से ये लोग सारे निकल कर आए और इन्होंने जो है, हम क्या करते थे लंच आवर में जो होता था उसमें हम लोग पूरा रिहर्सल हम करते थे, 1 घंटे सवा घंटे का समय मिलता था और हम रिहर्सल करते थे। धीरे धीरे वो बात इतनी जमी कि वो एकदम से इनमें मैंने देखा कि कमाल है, ये रस इतना ज़्यादा इनमें है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन है इनमें थिएटर के प्रति, और वो बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार हुई डिप्टी कलेक्ट्री। उसका मंचन हुआ, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉम्पिटिशन है, अंतर मंत्रालयी प्रतियोगिता के तहत उसका मंचन किया गया चाणक्यपुरी में, AAIOI है, और तो उस ऑडिटोरियम में इसका मंचन हुआ। मंचन होने के बाद इसे पहली बार ही जो है वो प्रोडक्शन में सिल्वर मेडल मिला। काफ़ी उत्साह, क्योंकि पहली बार मैं कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि अगर इसमें इग्नोर किया जाता है तो मैं तो समझ रहा था कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पुरस्कार मिलना नहीं मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये था कि जो नए कलाकार जुड़ रहे हैं, इनमें उत्साह लाने के लिए ज़रूरी था कि उन्हें कुछ ना कुछ मिले, और प्रोडक्शन में सेकेंड आना ये बड़ी बात थी। एक उत्साह जो है वो उनके अंदर एकदम से पैदा हुआ और पूरे मंत्रालय में जो है बात आई कि इन्होंने जो है नाटक किया और इस तरीके से जो है इन्हें जो है अवार्ड भी मिला है। इसकी दूसरी प्रस्तुति फिर हमने वहाँ बसंत कुंज में किया, डिप्टी कलेक्टर की दूसरी प्रस्तुति हुई। अगले साल फिर से हमने एक नाटक उठाया, कैमास वध, वो भी उसी के लिए अंतर मंत्रालयी प्रतियोगिता के लिए कैमास वध का हमने मंचन किया। तो कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदायी का, उसका एक समय है, 69 समय में से एक समय है कैमास वध का। अब वो रचना जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश की रचना है, मतलब हिंदी के करीब है वो। अब उसमें काव्य है, बेसिकली महाकाव्य है वो, और वहाँ से वो रचना उठाना, उसको एकदम से नाटक का रूप देना चैलेंजिंग तो था। लेकिन मुझे लगा कि अब चैलेंजिंग है तो, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी एनर्जी देख करके मुझे उत्साह तो मिला था कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कर सकते हैं। हमने कैमास वध उठाया।
कैमास वध में मेरे लिए ये था कि अब यहाँ पे हम खेल सकते हैं इनके साथ। ये नाटक ऐसा है जो कि बहुत स्पेस मुझे दे रहा था। तो जो नौटंकी हमने गांव में करके छोड़ दी थी, यहाँ पे हमने उसके कुछ छंद हमने इसमें इस्तेमाल हमने किए, और वो छंद उसके बरक्स जो है रखा, और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मतलब उसके अर्थ में, उसके कथ्य में ज़्यादा अंतर नहीं आया, और वो इतना बढ़िया फिट बैठ गया, लग रहा था कि वो कैमास वध का ही हिस्सा है। तो उसमें एक दृश्य आता है जिसमें ये है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो सभा बुलाते हैं और ये पूछते हैं कि तुम बताओ कि कैमास कहाँ है। कहानी इसकी ये है कैमास वध की कि एक दिन कैमास जो है वो संयोगिता के प्रेम में जो है व्याकुल है, उनका मन नहीं लग रहा। 2 महीने के बाद उनकी शादी होनी है, तो अपना मन बहलाने के लिए वो जो है हमेशा शिकार पे होते हैं, आखेट पे होते हैं। और इधर राजकाज का सारा जिम्मा जो है कैमास, जो प्रधान अमात्य होता है, उसके पास है। इसी बीच क्या होता है कि एक दासी है कर्नाटी, जिससे कैमास का जो है प्यार हो जाता है, और वो उसके महल में जाते रहते हैं, दासी के महल में कैमास जाते रहते हैं। लेकिन महल है और राजा दरबार है, तो उसमें जासूस भी होते थे। एक जासूस ने आकर खबर दी रानी को, जो पटरानी थी, बड़ी पटरानी पृथ्वीराज चौहान की, कि ये जो कैमास हैं वो दासी से, मतलब कर्नाटी से लगता है कि वो उससे मिल रहे हैं। और वो जा कर के जो है तो रानी कहती है कि तुम जा कर के पृथ्वीराज चौहान जो आखेट में है, शिकार पे हैं, उनको जाकर वो खबर दो। पृथ्वीराज चौहान रातों रात वहाँ से आते हैं और कैमास को मार देते हैं, कर्नाटी को भी। और अगले ही दिन जो है सभा बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कि कैमास कहाँ है, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि राजा स्वयं आकर के कैमास का वध उन्होंने किया, और वध करने के बाद सबसे पूछ रहे हैं कि कैमास का कहाँ क्या हुआ। तो इसमें चंद के साथ, चंदवर दाई के साथ में ये था कि उन्हें एक वरदान प्राप्त था। वरदान क्या प्राप्त था कि जो कुछ भी घटित होता था, माँ सरस्वती सपने में आकर के उन्हें बता देती थी कि ये जो है इस तरह से हुआ है। तो वो पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि चंद तुम बताओ, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है ना, हर सिद्धि का वर प्राप्त है, तुम बताओ कि कैमास का क्या हुआ। तो चंद बोलते हैं कि ऐसा है कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, देखता हूँ क्या है। वो एक दिन का समय मांगते हैं और वो सो रहे हैं अपने महल में, और वो सपना देखते हैं कि किस तरीके से कैमास का वध हुआ। अगले दिन फिर से सभा बुलाई जाती है और फिर से पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम बताओ कि क्या हुआ। अब जो है डरते हुए चंदवर दाई, चूँकि पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई दोनों हालांकि बचपन के मित्र थे, लेकिन फिर भी राज दरबार में पूरा सच बताना डर की बात तो थी ही, तो बताते हुए वो अपनी बात रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने दोहा, चौपाई और दौड़ जो छंद है उसका इस्तेमाल हमने किया था। वो ये था कि चंद बचन दोनों कान सुन, सभा रह गई सन, सुर सामंत सब डर गए, करे प्राणों की जतन, करे प्राणों की जतन, सभी भागे मुंह छुपाए, लठ पड़े हो ऐसे सर पे जैसे वे हड़बड़ाए, राजा की स्थिति हुई विचित्र जी, युग समान बीते उनके पल जी, भेद की बात उजागर, राजा बोले रोष बचन, तैश में खुद को लाकर। अब इसमें जो है ऊपर की 2 लाइन है दोहे का है, बीच का चौपाई है, लास्ट में जो मैंने बोला वो दौड़ है। वो टिपिकल छंद है नौटंकी का। तो उसमें क्या था कि सभा कैसे सन्न हो गई, क्योंकि वो बोलते हैं कि महाराज आपने जब एक बाण मारा तो वो बाण आपका मिस कर गया। तो मिस क्यों किया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला जाता था कि वो अचूक थे, वो अपने निशाने में कभी उनका निशाना चूकता नहीं था, लेकिन पहला बाण उनका चूक गया। क्यों चूका? क्योंकि उनका हाथ काँप रहा था। इसलिए काँप रहा था क्योंकि अमात्य जो है कैमास को मारने जा रहे थे, वो पृथ्वीराज चौहान, कोई और नहीं था, कैमास था। और वैसा कैमास जो बहुत ज़्यादा उनका विश्वासी पात्र था, और उन पर विश्वास करके कई युद्ध उन्होंने जीते, कैमास को विश्वास में रखकर, और उसी कैमास को आज वो एक कर्नाटी के कारण मारने जा रहे थे। तो पहला बाण जो है उनका हाथ हिलने के कारण चूक जाता है, और दूसरा बाण जब वो चलाते हैं तो वो ढेर हो जाता है कैमास। तो ये बात उन्होंने जो है इस रूप में उन्होंने बताई। यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह के छंद हमने जब इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया, तो वो छंद बहुत ही ज़्यादा कथ्य के साथ, उसकी अंतर्वस्तु के साथ, नाटक के अंतर्वस्तु के साथ एकदम से घुल मिल गया। इसका मंचन हुआ फिर से वहीं पे चाणक्यपुरी में, और मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब इसे जो है
सर्वश्रेष्ठ नाटक का अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, फिर 2 कलाकारों को, सह अभिनेताओं को जो है सिल्वर मेडल मिला, फिर स्क्रिप्ट में जो है उसका सेकंड पुरस्कार आया। मतलब एक तरह से हमने जो है जो जितने भी बड़े पुरस्कार थे हमने एकदम से बटोरे। ये 2018 की बात है। और वो फिर होने के बाद तो एकदम से वो पूरा एकदम से एक तरह से एक माहौल बना, एक लगा कि हाँ कुछ हमने किया है जिसका हमने फल हमें मिला। अब यहाँ से होने के बाद इस बार फिर फरवरी में फिर से एक प्रस्तुति उसकी होनी थी। इस बीच हमने नुक्कड़ नाटक भी उनसे करवाए मंत्रालय के लोगों के साथ, जिनमें अनुपम सर का बहुत सहयोग रहा। और वो हमेशा एकदम से एक पैर पे खड़े होते हैं। अभी भी जब उनसे कहा जाता है कि ये जो है करना है सर, तो वो एकदम से तैयार होते हैं। हमारी जो टीम है बहुत डेडिकेटेड टीम है अभी वहाँ पे, और उनसे अगर बोला जाए कि इस तरह से काम करना है तो करना है। तो इस बीच हमने नुक्कड़ नाटक भी उनसे करवाया, और नुक्कड़ नाटक करने में भी इन लोगों की ऐसी ऊर्जा निकल कर आई कि उसका कुछ कहना नहीं। और जो हमारी पुरानी टीम थी उसमें से कैमासवध में ये मैं कहना चाहूँगा कि कैमासवध की टीम में जो नागर विमानन मंत्रालय की टीम तो थी ही, उसमें हमने BCS का भी टीम हमने लिया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का भी 2 लोग आए। एक तो एक वो जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो, देखिए एकदम से नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। तो 2 लोग वहाँ से आए थे, और फिर हम लोगों की टीम थी, और हम लोगों ने फिर एकदम से बड़ी टीम बन गई थी। लेकिन जब हमने नुक्कड़ नाटक करवाया तो उस वक्त भी ये सारी टीम जो है, पंत सर, कपिल, भविष्य, कमल जी, रवि जी, रोशन जी, महेश जी, सब लोग थे, वसुधा अवस्थी मैडम। तो अब ये हुआ कि अब इसके बाद जो है अब इस बार क्या उठाया जाए। हमारा उत्साह तो था ही। तो अब ये मुझे मौका मिला, फिर से एक बार मौका मिला कि हमें लखा बुआ मैं फिर से करूँगा। लखा बुआ करने के पीछे की एक वजह थी कि यहाँ पे खासकर कि ये लोग जो पूरी तरह से एकदम से शहर में है रह रहे हैं, चाहिए कि लोक क्या होता है, लोक का एक मतलब क्या होता है। मतलब वो दिमाग में, मेरे दिमाग में वो चल रहा था, और एकदम से था कि इन्हें लोक का परिचय एक बार तो होना ही चाहिए। अब एकदम से अचानक मैं सोच रहा था तो लखा बुआ का जो है वो मेरे जहन में वो बात आई। हाँ, मैं नाम भूल गया था, उनका नाम महीप सिंह है और एक का मुकेश कुमार नाम है, वो दोनों जो BCS से थे। खैर, तो लखा बुआ में जब हमने इसकी कहानी पढ़ी तो सबको पसंद आई कहानी की, ठीक है कहानी तो अच्छी है और आप कीजिए, लेकिन ये करेंगे कैसे, तो पूरी गांव की कहानी है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। मतलब कलाकारों में था कि कोई ऐसी कहानी हो जो कि हिंदी में हो। हिंदी में ही कहानी थी, लेकिन बीच में जो एक्सेंट है, अवधी भी है उसमें, मगही भी है उसमें। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कि आप लोग इस पर आप फोकस ना करें कि कैसे होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ जितनी डेडिकेशन के साथ अभी तक आप नाटक करते रहें उतने ही डेडिकेशन के साथ अभी इसमें आप अगर करेंगे तो आपको कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। और हुआ भी यही कि इसमें भी जो महिला झगड़ने वाली थी, एक वसुधा अवस्थी मैडम और दूसरा रश्मि मैडम, और दोनों का, एक वसुधा अवस्थी मैडम जो है एकदम पंजाब की रहने वाली है खाटी, और रश्मि मैडम जो है दिल्ली की हैं। तो दोनों की भाषा एकदम से वो मगही एक्सेंट में था ही नहीं। तो हमने जब उनको स्क्रिप्ट दिया तो उनसे पहला सवाल उन्होंने किया कि ये कौन सी भाषा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मगही बोलते हैं इसको। तो मगही ऐसी होती है, अच्छा, लेकिन मैं तो बोल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा आप नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं, हम रिहर्सल इसीलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे काम कर पाएँ, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और होगा, क्यों नहीं होगा। तो मगही में जो है उनको मैंने कहा कि आप धीरे धीरे से आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। तो उनमें दिक्कत ये हो रही थी कि जो शब्द बेटखौकी बोलना है तो बेटखौका बोला जा रहा था, कुछ मतलब इधर का उधर हो रहा था। लेकिन उनकी मेहनत जो है रंग लाई, और वो लगातार पीछे नहीं हटी, और जब वो करने के लिए मंच पर आई तो एकदम से वो स्थिति एकदम से साकार हो गई कि नहीं भाई, ये तो लग ही नहीं रहा था कि मगही बेल्ट की नहीं है। इसमें हमने एक चीज़ और किया, इस लखा बुआ में वो लखा जो पहले की 2 लखा बुआ थी उससे अंतर था। इस लखा बुआ में पहले की जो 2 लखा बुआ थी वो सहमी हुई लखा बुआ थी, डरी हुई लखा बुआ थी, लास्ट में वो जो है एकदम से विक्षिप्त हो जाती हैं, वो वाली लखा बुआ थी। इस लखा बुआ में एक साहस आ गया था लखा बुआ में भी, और वो साहस क्या था कि हमें ज़मींदार का फेस करना है, हमें ज़मींदार का सामना करना है, हमें अब पीछे नहीं रहना। लखा बुआ लास्ट में ज़मींदार का भी सामना करती हैं और उसे जवाब देती हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ और किया, पूरा एकदम से एक एटमोसफियर जो है इसका, इस लखा बुआ में एक जो पूरा क्लाइमेट है पूरा, वो एकदम से मगध का रखा। जैसे इस लखा बुआ में ये भी हमने किया कि
लखा बुआ को कुछ लोग देखने भी आ रहे हैं, तो वो देखने वाले जो आ रहे हैं वो पूरा मगध के क्षेत्र के हैं और मगधी एक्सेंट में, मगधी शब्दावली में उससे लखा से सवाल करते हैं कि अच्छा बतावा कि तू पान खा के अच्छा तरीका कौन सा, मुंह लाल करे के अच्छा तरीका कौन सा है। तो एकदम से पूरा रविशेखर जो नवादा के ही रहने वाले हैं तो उनके साथ दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा उनको और कह रहे थे कमाल हो गया, मैं तो इस तरह के डायलॉग बोल करके मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत समय के बाद लग रहा है कि कुछ मिला है मुझे काम करने के लिए। तो एक एनर्जी तो बनती है। तो एक तो वो हमने किया कि एटमॉस्फेयर पूरा मगध का बनाया। दूसरा मतलब मगध का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, जिसमें मगध क्षेत्र का ज़्यादा प्रभाव था। दूसरा हमने ये किया कि वहाँ के गीत हमने लिए। तो गीत हमने जो है एक हमारे यहाँ जो है मेरे गांव में, भट्टा गांव में एक सुंदरनी चाची है, बहुत अच्छा गला है उनका, तो उनसे वो एक गीत गाती थी, वो भी एक झूमर है, वहाँ पे हमने इसका जो है प्रयोग किया। प्रयोग ये किया उस समय कि लखा बुआ जब जमींदार बाबू गौरी शंकर महाराज जब फौज में भर्ती होते हैं, तो फौज में भर्ती होने के बाद लखा बुआ अकेली रह जाती हैं। गांव की महिलाएं उन्हें छेड़ रही हैं कि लखा कहो तुम्हारी कैसा मन लग भी रहा है, नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे वो तो लखा कहती हैं कि बहन ऐसा है कि मेरा मन बहलाओ, तो क्या करना है, तो गीत सुना दो। तो कौन सा गीत? तो वही गीत जो हम लोग गाते हैं। तो वो गीत ये था, नन दिया गान मेरे गति चन गछिया दूरम देसिया राने पसरल दूरम दे सरल डढ़िया दूरम देसिया